तो ये सिलेबस है पॉलिटिकल ऑनर्स और प्रोग्राम के बच्चों का मेजर 5 पेपर का सिलेबस है और इसका यूनिट 2 मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियो में। और अगर कोई और यूनिट भी चाहिए होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और आगे के यूनिट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसका मिलते रहे अपडेट्स। तो ये है यूनिट 2, जॉन लॉक नेचुरल राइट्स एंड प्रॉपर्टीज़ एंड जे रूसो कॉन्सेप्ट और जनरल राइट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति और जे रूसो सामान्य इच्छा की अवधारणा। ये हिंदी में मैंने आपको टॉपिक को बताया है ताकि आप लोग को टॉपिक हिंदी में भी समझ में आ जाए। तो जॉन लॉक एक 17वीं सदी के दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण माना, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति शामिल है, जिन्हें वे सभी मनुष्यों के लिए जन्म से ही प्राप्त मानते थे। ठीक है, जॉन लॉक एक 17वीं सदी के दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने 3 मानव को 3 अधिकार दिए जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त माना जाता था। ठीक है, वो अधिकार क्या थे? जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, यही है उनका अधिकार जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति के सिद्धांत के मुख्य बिंदु। ठीक है, तो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? पहले आप लोग को पॉइंट देना होगा प्राकृतिक अधिकार। लॉक के अनुसार सभी मनुष्यों के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो उन्हें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और जिन्हें उन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, लॉक के अनुसार जो सभी मनुष्य हैं उनके पास कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो उनको प्राकृतिक ही दिया होता है और कोई भी उन प्राकृतिक अधिकारों को उनसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, ये मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको पॉइंट वाइज करके समझाया है। तो दूसरा टॉपिक है अपरिहार्य अधिकार। ठीक है, इसका मतलब है ये अधिकार असीमित नहीं होते लेकिन वे हर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और इन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये अधिकार असीमित मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकते, किसी को भी पूरी छूट नहीं मिलती, लेकिन ये हर व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, और इन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, ये मतलब सीमित है ये अधिकार। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सीमित है, ये असीमित नहीं है। ठीक है, पर ये हर व्यक्ति को प्राप्त है और इस अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता, किसी दूसरे के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। सबके अपने अपने अधिकार है और सब अपने अपने अधिकार को अपने अपने पास रखते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रकृति का कानून। लॉक का मानना था कि प्रकृति का एक कानून होता है जो सभी मनुष्य को बाध्य करता है और यह कानून सभी मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है। ठीक है, तो लॉक मानते हैं कि प्रकृति का भी एक कानून होता है और वो सभी मनुष्य उस कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से उस कानून को उन्हें मानना होता है और वो उस कानून को मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्य होते हैं। और ये कानून जो है वो सभी मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है। ये जो कानून है मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है जो उन्हें प्राकृतिक से प्राप्त हुए हैं, जो उनके प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक से प्राप्त हुए हैं, यानी वो प्राकृतिक अधिकार ही है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है सामाजिक अनुबंध। इसमें लॉक क्या कहता है? इसमें लॉक के अनुसार लोग इन अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को बनाते हैं, लेकिन सरकार का अधिकार भी सीमित होता है और उसे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। तो लॉक का मानना है कि जो ये प्राकृतिक अधिकार है जो लोगों को प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हुए हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि इन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता, कोई किसी से छीन नहीं सकता इन अधिकारों को, लेकिन किसी को भी ऐसा करने से कौन रोकेगा? जैसे मेरे अधिकार कोई दूसरा छीन ना सके तो उन्हें ऐसा करने से कौन रोकेगा? तो इसलिए उन्हें रोकने के लिए एक सरकार का निर्माण किया गया। लोगों के इन अधिकारों की रक्षा के लिए ये सरकार बनाए गए। तो लोग लेकिन सरकार के जो अधिकार है वो भी सीमित है। ठीक है, सरकार को भी पूरी छूट नहीं दी गई कि वो खुद भी लोगों के अधिकार को छीन सके, इसीलिए लॉक ने सरकार के अधिकार को भी सीमित बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि लोगों के अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार भी नहीं है, यानी सरकार को भी लोगों के अधिकार, जैसे कि मैंने कहा कि सरकार भी लोगों के अधिकार को छीन नहीं सकता, उन्हें प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है सरकार को, तो वो खुद कैसे छीन सकता है? तो वो लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए सरकार को बनाया गया ताकि वो रक्षा कर सके। वो एक शासक के रूप में सामाजिक अनुबंध के माध्यम से लॉक ने समझाया है कि वो एक शासक के रूप में कार्य करें ताकि वो कोई भी
मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों को ना छीन सके। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या बात है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर लूँगी। ये नोट्स ही बहुत ज़्यादा ईजी मैंने आप लोग को बना के आप लोग के लिए ही बनाया है, ताकि आप लोग को ईजिली नोट्स मिल सके और आप लोग खुद भी समझ सको। ये मेरे नोट्स अगर अच्छे नहीं लग रहे तो आप उसको खुद भी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं अपने राइटिंग में, ठीक है। तो ताकि आप अपने राइटिंग में ही समझ लो मेरे नोट्स अगर अच्छे नहीं लग रहे तो। पर ये जो नोट्स है बहुत इजी वे में लिखा हुआ है और मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने का। अगर आप लोग को समझ में आ गए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग खुद भी इसे पढ़ के समझो एक बार, तो आप लोग को बहुत ईजी तरीके से ये नोट्स बना हुआ है तो आप खुद भी समझ में आ जाएगा अगर मेरी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो। संपत्ति के अधिकार का पहला टॉपिक है, मतलब पहला हेडलाइन आपको देना है श्रम से संपत्ति। तो लॉक ने कहा है कि लोग अपनी संपत्ति को अपने श्रम से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे किसी वस्तु को बनाते हैं या किसी भूमि को सुधारते हैं, ठीक है। तो लॉक ने क्या कहा है, श्रम से संपत्ति, यानी कि हम लोग जो संपत्ति अर्जित करते हैं, जो हम लोग पैसे कमाते हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी को बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, वो हम लोग अपने श्रम से बनाते हैं। आप लोग के पापा जो पैसे कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं, वो अपने मेहनत से कमाते हैं। मेहनत यानी कि श्रम से कमाते हैं। तो वही लॉक ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जो आपके पापा है या फिर जो बाकी मनुष्य है वो सभी अपने श्रम से संपत्ति को अर्जित करते हैं। उदाहरण में उन्होंने क्या दिया है कि जब वो किसी वस्तु को बनाते हैं, यानी कि पहले हाथ की कारीगरी चलती थी, मिट्टी के घड़े या बर्तन या दिए कुछ भी बनाए जाते थे, तो वो उनके हाथ से, यानी कि उनमें उनका श्रम लगता था और वो वही उसी श्रम से वो वस्तु का निर्माण करते थे और उन्हें बेचते थे, तो उन्हें संपत्ति प्राप्त होती थी, यानी कि पैसे मिलते थे। तो पैसे कैसे बने, श्रम से संपत्ति। तो इसी तरह हो गया कि उनके श्रम से वो वस्तु बनी, वो वस्तु को बेचने से पैसे मिले और इसी प्रकार बन गया श्रम से संपत्ति। श्रम किया तब पैसे मिल गए। तो उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि वो किसी वस्तु को बनाते हैं या किसी भूमि को सुधारते हैं। अगर कोई भूमि खराब हो या फिर खराब नहीं भी हो तो उसमें गेहूँ धान कुछ भी उगा के, फल वल उगा के, कोई भी खेती करके, आप लोग कुछ खेती करके उसे फिर खेती को निकालेंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे और फिर जो पैसे प्राप्त होंगे वो भी तो आपके श्रम से संपत्ति ही हुआ, क्योंकि आपने जो खेत में मेहनत डाला, वो जो श्रम डाला, उसी से तो पैसे बने। तो ये श्रम से संपत्ति समझाया गया। तो ये पॉइंट को आप लोग समझ लो और इसे भी आप लोग बड़ा करके बना सकते हो। तो लॉक ने क्या कहा, लॉक ने कहा है कि लोग अपनी श्रम से अपनी संपत्ति को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे किसी वस्तु को बनाते हैं या किसी भूमि को सुधारते हैं। तो दूसरा पॉइंट है संपत्ति का उपयोग। तो लॉक ने कहा है कि लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार भी नहीं है। तो लोगों ने जो संपत्ति अपने श्रम से प्राप्त की है वो उस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। वो उस संपत्ति को उपयोग कर सकते किसी वस्तु को खरीदने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो जहाँ पे भी उपयोग करना चाहें, लेकिन उन्हें दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना। यानी जोर ज़बरदस्ती से किसी के संपत्ति को वो नहीं खरीद सकते। उनके पास पैसे है तो वो उनकी इच्छा से ही खरीदेंगे, ये नहीं कि उनसे जोर ज़बरदस्ती के मारपीट करके नहीं मुझे दो, मुझे ख़रीदना है, ठीक है। तो अच्छे से उनसे बात करके किसी भी चीज़ को ख़रीदना है, उनकी सहमति से अपनी संपत्ति को देना है और उनके वस्तुओं को खरीदना है। किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है। जैसे जीवन, उनको मार के फेंक दिया और उनके सामान को ले लिया, तो ऐसे उनकी संपत्ति नहीं लेना है। अपने श्रम से जो संपत्ति प्राप्त हुई है उस संपत्ति के जरिए लेना है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, संपत्ति की रक्षा, ठीक है। लॉक ने कहा है कि सरकार का काम है कि वो संपत्ति की रक्षा करे और लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग करने में मदद करे। तो सरकार का क्या काम था, हम लोग ने सरकार का काम पढ़ा कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तीनों की रक्षा करना। तो यहाँ संपत्ति भी आ गया, तो संपत्ति की रक्षा करना ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो सरकार का क्या काम है, संपत्ति की भी रक्षा करना। कि कोई मनुष्य, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई दूसरा मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की संपत्ति को मार के, उसे जान से मार के या मार पीट के भी ना छीन सके, तो ये उसके ऐसा करने से कौन रोकेगा, उसको ऐसा करने से सरकार रोकेगा। तो मनुष्य ने मिलके सरकार को इसलिए बनाया है कि ना उनकी संपत्ति को कोई छीन सके, ना दूसरों की संपत्ति को कोई दूसरा छीन सके। तो ये था संपत्ति की रक्षा। इसमें 3 टॉपिक मैंने आपको, मतलब 3 हेडलाइंस दिए हैं। आप लोग 3 हेडलाइंस देना और इसे भी बड़ा करके लिखना, ठीक है, जैसे आपने समझा उस हिसाब से।
और निष्कर्ष दे देना लास्ट में। निष्कर्ष क्या है कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत के उदार लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो जॉन लॉक का जो प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार का सिद्धांत है, जो इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया, इसने कहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसने लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र समाज जो है उसमें विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा काम किया इनके सिद्धांत ने, तो इसलिए उनको कहा गया कि महत्वपूर्ण भूमिका लोकतंत्र के विकास में लगाई। जो ये जॉन लॉक का सिद्धांत है संपत्ति और प्राकृतिक का, तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, ज़्यादा काम में आया है और ज़्यादा बहुत हेल्प की है समाज को बढ़ने के लिए। तो ये हम लोग का निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष को भी आप लोग बड़ा बना के लिख सकते हो अपने तरीके से, और भी आपने जो समझा है मैंने छोटे निष्कर्ष को दिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है ये हम लोग जानेंगे अब। तो लॉक ने लिखा है कि सभी व्यक्ति इस अर्थ में समान हैं कि वे कुछ अविभाज्य प्राकृतिक अधिकारों के साथ पैदा होते हैं, यानी वे अधिकार जो ईश्वर द्वारा दिए गए हैं और जिन्हें कभी भी छीना नहीं जा सकता या दिया नहीं जा सकता। लॉक ने कहा है कि सभी मनुष्य इस अर्थ में समान हैं कि वे कुछ अविभाज्य प्राकृतिक अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो सभी मनुष्य इस अर्थ में समान है कि सबके पास ही प्राकृतिक अधिकार है और सभी को वो अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से वो अविभाज्य रूप से वो मतलब समान ही हुए, क्योंकि सबको तो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस अर्थ में तो सभी समान हो गए, तो सभी इस अविभाज्य प्राकृतिक अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं, तो सभी समान हैं इस अर्थ में। ठीक है, यानी कि वे अधिकार जो ईश्वर द्वारा दिए गए हैं और जिसे किसी को दिया या छीना नहीं जा सकता है। अगला हेडलाइन है संपत्ति के अधिकार की सीमाएं। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए कुछ नियम भी बताए हैं। पहला, आप केवल उतनी ही संपत्ति ले सकते हैं जो आपके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। दूसरा, आप उतनी ही संपत्ति ले सकते हैं कि आप उसका उपयोग कर सके, इसे खराब नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आप केवल उतनी ही संपत्ति ले सकते हैं कि दूसरों के पास भी पर्याप्त संपत्ति हो। तो ये 3 अधिकार या 3 सीमाएं या शर्तें लॉक ने संपत्ति के अधिकार में दर्शाया है। ठीक है, तो ये तीनों अधिकार आप समझ लो या फिर आप उसे याद कर लो। तो अगला टॉपिक है लॉक के विचारों का महत्व। तो लॉक के विचारों का महत्व। लॉक के प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत ने दुनिया भर में सरकारों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार लोगों के प्राकृतिक अधिकार की रक्षा के लिए बनाई गई है और यदि वे ऐसा करने में विफल रहती है तो लोगों को सरकार को बदलने का अधिकार है। लॉक का सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है और यह आज भी दुनिया भर में मानवाधिकार के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग डेफिनेशन को अच्छा करने के लिए लॉक के विचारों का महत्व, यानी कि उसका जो ये विचार है तो इसका क्या महत्व है, इसको समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि इसके विचार का जो महत्व है अपने डेफिनेशन को अच्छा करने के लिए और अच्छे से लिखने के लिए कि आपको ये समझ में आया कि उसके विचारों का कोई महत्व निकलता है, तो आप इस चीज़ को और इस टॉपिक या हेडलाइन को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उनका ये प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो दुनिया भर की सरकार के लिए एक नया मानक स्थापित किया, यानी वो दुनिया भर में प्राकृतिक अधिकारों को बताया है और सरकार को ये बताया है कि वो इनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। वो किसी और कार्य के नहीं बल्कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे पहले उनकी प्रथम प्राथमिकता जो है यही है कि वो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। तो उन्होंने तर्क दिया है कि सरकार लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है। ठीक है, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहता है तो वो लोग उस सरकार को बदल सकते हैं, यानी कि उस सरकार को हटा सकते हैं और उसकी जगह किसी और को सरकार का दायित्व सौंप सकते हैं या सरकार बना सकते हैं, क्योंकि वो उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है या रक्षा करने में विफल है। ठीक है, तो लॉक का सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है और यह आज सभी दुनिया भर में मानव अधिकार के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि मानव जो अधिकार अपने अधिकार के लिए जो आंदोलन है, जो लड़ रहे हैं, जो हमेशा प्रतिस्पर्धी करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से अपने अधिकार चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए वो सरकार जो है ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखता है और उन्हें उनके अधिकार में बनाए रखने के लिए काम करता है। तो ये था जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो आप लोग इतना समझ गए हो तो खुद से बना के लिख लेना और पॉइंट वाइज पॉइंट दे देना, तो आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं या फिर ज़्यादा पॉइंट्स देने से टीचर को डेफिनेशन अच्छा लग सकता है।
अब हम लोग यही टॉपिक है, लेकिन यही यूनिट है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जे रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा पढ़ेंगे जो 1762 में इन्होंने दी थी। ठीक है, तो हेडलाइन के साथ अगर आप लोग बगल में उसकी ईस्वी लिख देते हैं तो ये और भी इजी रहेगा आप लोग को हेडलाइन और ईस्वी दोनों याद रखने में। तो जीन जैक रूसो, जे रूसो का पूरा नाम है जीन जैक रूसो। तो जीन जैक रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत यह है कि एक समुदाय के लोगों की सामूहिक इच्छा जो सार्वजनिक हित के लिए होती है वो सामान्य इच्छा कहते हैं। यह इच्छा सभी व्यक्तियों की इच्छाओं के योग के अलग होती है। ठीक है, और इसका लक्ष्य संपूर्ण समाज के कल्याण को बढ़ावा देना होता है। तो जीन जैक रूसो का जो सामान्य इच्छा की अवधारणा का सिद्धांत है, ये समुदाय के लोगों की सामूहिक इच्छा है, यानी कि ये किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है, ये पूरे समुदाय की इच्छा है। यानी कि बहुत सारी इच्छाएं हैं जो सार्वजनिक हित के लिए सोचती है, तो ये वैसी इच्छा है जिसको सामान्य इच्छा कहते हैं। ठीक है, सामान्य इच्छा सभी व्यक्ति की इच्छाओं का योग है। इसके सेकंड लाइन में ये बताया गया है कि यह इच्छा सभी व्यक्तियों की इच्छाओं के योग से अलग होती है। ठीक है, यानी कि एक एक व्यक्ति जो है उन सब की इच्छाओं के योग से अलग होती है। ये सबका कल्याण के लिए सोचने वाली इच्छा है और इसका लक्ष्य ही है संपूर्ण समाज के कल्याण को बढ़ावा देना। इसका जो लक्ष्य है वो संपूर्ण समाज के कल्याण को बढ़ावा देना है और संपूर्ण समाज में कल्याण हो, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है सामान्य इच्छा। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा एक ऐसा विचार है जो सभी नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य के कामकाज को निर्देशित करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो समुदाय की सामूहिक इच्छा है जो सार्वजनिक हित को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो उसी को सामान्य इच्छा कहते हैं। एक ऐसा विचार जो सभी नागरिकों को हित को ध्यान में रखता है और राज्य के कामकाज को निर्देशित करता है, यानी कि राज्य में जो कामकाज है उस चीज़ को भी बढ़ावा देता है और उस चीज़ के लिए भी उत्तरदायित्व होता है। ये उसकी सामान्य इच्छा है, उस व्यक्ति की सामान्य इच्छा है, तो उसी को वो सामान्य इच्छा ये बताया गया है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक हित। तो हम लोग ये सार्वजनिक हित पॉइंट दे देंगे, तो इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग ये पॉइंट दे सकते हैं सार्वजनिक हित। तो सामान्य इच्छा का लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है, जबकि सभी की इच्छा या सर्वसम्मति व्यक्तियों के निजी हितों से संबंधित हो सकती है। ठीक है, जो सामान्य इच्छा है, जो जीन जैक रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा है, वो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ही है सार्वजनिक हित। ठीक है, लेकिन सभी की इच्छा, विल ऑफ ऑल, ये क्या है? ये सर्वसम्मति व्यक्तियों के निजी हितों से संबंधित है। ठीक है, वो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है और वो अपने बारे में ही संबंधित निजी हितों से संबंधित है, वो उसकी वैसी इच्छा है, लेकिन सामान्य इच्छा वैसी नहीं है। सामान्य इच्छा का लक्ष्य ही है सार्वजनिक हित। ठीक है, तो उसका लक्ष्य को हम लोग एक हेडलाइन दे देंगे और उसके बारे में भी विस्तार से लिख सकते हैं। हम लोग उसको समझ लेंगे तो इसको विस्तार से हम लोग खुद भी लिख लेंगे, बस आपको हेडलाइन याद करना है, सार्वजनिक हित। तो अगला हेडलाइन है स्वतंत्रता। सामान्य इच्छा स्वतंत्रता के सिद्धांत से भी संबंधित है। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा के माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए राज्य के नियमों का पालन करते हैं। यानी कि स्वतंत्रता, हेडलाइन देने का मतलब क्या है? हेडलाइन का मतलब है कि सामान्य इच्छा जो है वो स्वतंत्रता के सिद्धांत से भी संबंधित है। ठीक है, रूसो का मानना ही है कि सामान्य इच्छा के माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं वो कैसे करते हैं? वो सामान्य इच्छा के माध्यम से ही करते हैं। वो राज्य के नियमों का पालन भी क्यों करते हैं? वो सामान्य इच्छा की भावना से ही करते हैं। उनके मन में सामान्य इच्छा रहती है, यानी कि जन कल्याणकारी इच्छा होती है, तभी तो वो राज्य के नियमों का पालन करेंगे, नहीं तो वो तो सिर्फ अपने मन की करेंगे। वो क्यों राज्य के नियमों का पालन करें? लेकिन अगर उनमें सामान्य इच्छा होगी तो वो राज्य के नियमों का पालन करेंगे और ये उनकी स्वतंत्रता से भी संबंधित है। तो ये स्वतंत्रता का पॉइंट आप लोग दे सकते हैं और अगर आप लोग समझ जाए तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो सामान्य इच्छा स्वतंत्रता के सिद्धांत से संबंधित है और रूसो का ये मानना है कि सामान्य इच्छा के माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए राज्य के नियमों का पालन कर सकती है। अगला पॉइंट है वैध सरकार। रूसो के अनुसार एक सरकार केवल तभी वैध होती है जब वह सामान्य इच्छा का पालन करती है और लोगों के हितों को ध्यान में रखती है। मतलब रूसो क्या कहते हैं कि एक सरकार केवल तभी वैध है, मतलब तभी उसकी ज़रूरत है जब वो सामान्य इच्छा का पालन करती है और लोगों के हितों को ध्यान में रखती है। नहीं तो कोई सरकार का होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सरकार जो है वो लोगों के हितों का पालन करेगी और सामान्य इच्छा का पालन करती है, तो एक वैध सरकार का होना इसके लिए आवश्यक है। तो ये वैध सरकार का पॉइंट है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र।
सामान्य इच्छा का सिद्धांत सीधे लोकतंत्र की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी और स्वशासन का महत्व है। तो ये जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, ये लोकतंत्र की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें लोकतंत्र सरकार हो, ठीक है। तो क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी और स्वशासन का भी महत्व होता है, लोग अपनी भागीदारी देते हैं और स्वशासन का महत्व भी देते हैं, इसलिए लोकतंत्र की अवधारणा से भी ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। और ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ होना का कारण क्या है कि जन कल्याणकारी भावना है। सामान्य इच्छा स्थायी है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का कभी अंत नहीं होता, यह कभी भ्रष्ट नहीं होती, यह अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होने के कारण बाध्यता की शक्ति रखती है। उसका उद्देश्य सभी का कल्याण है, इसलिए कोई उसके विरुद्ध कदम नहीं उठा सकता। तो रूसो क्या मानते हैं? रूसो मानते हैं कि सामान्य इच्छा स्थायी है, यह कभी भंग नहीं होती या कभी भ्रष्ट नहीं होती, ठीक है। मतलब रूसो ऐसा मानते थे कि यह अपरिवर्तनशील और पवित्र होने के कारण ही बाध्यता की शक्ति रखती है। ये पूरी तरह पवित्र है और यह अपरिवर्तनशील है, यानी ये कभी परिवर्तित ही नहीं हो सकती, ये ऐसी इच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए यह बाध्यता की शक्ति रखती है। तो उनका उद्देश्य का क्या है? इसका उद्देश्य है कि सभी का जन कल्याण करना, ठीक है, इसलिए कोई भी इसके विरुद्ध कदम ही नहीं उठा सकता, ठीक है। तो सामान्य इच्छा क्या है? स्थायी है और इसके अनुसार क्या होता है? यह परिवर्तनशील तथा पवित्र होने के कारण बाध्यता की शक्ति रखती है। तो सामान्य इच्छा का कभी अंत नहीं होता और ये कभी भ्रष्ट नहीं होती, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेंगे एक बार विस्तार से सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह सिद्धांत रूसो के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मौलिक, केंद्रीय और रोचक विचार है। यह रूसो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। इसी धारणा के आधार पर रूसो ने स्वतंत्रता, अधिकार, कानून, संप्रभुता, राज्य की उत्पत्ति, संगठन आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। रूसो के राजनीतिक विचार को समझने के लिए उसकी सामान्य इच्छा की धारणा समझना आवश्यक है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो की सबसे विवादास्पद धारणा है। जहां प्रजातंत्र के समर्थकों ने रूसो की सामान्य इच्छा का स्वागत किया है, वहीं निरंकुश शासकों ने इसका गलत प्रयोग करके जनता पर अत्याचार किए हैं। जोन्स के अनुसार सामान्य इच्छा का विचार रूसो के सिद्धांत का न केवल सबसे अधिक केंद्रित विचार है, अपितु यह उसका सबसे अधिक मौलिक व रोचक विचार भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह राजनीतिक सिद्धांत क्षेत्र में उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन है। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का जो चिंतन है, यानी कि बहुत सारे जो सिद्धांत है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। यह सिद्धांत रूसो के दर्शन का सबसे अधिक मौलिक और केंद्रीय विचार है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ज़्यादा केंद्रीय स्थापित किया और ज़्यादा जोड़ दिया, ठीक है। इसी धारणा के आधार पर उन्हें स्वतंत्रता, अधिकार, कानून और संप्रभुता, राज्य की उत्पत्ति, मतलब सभी विषयों पर इसी के विचार के आधार पर अपने विचार प्रकट किए हैं। रूसो के राजनीतिक विचार को समझने के लिए उनकी सामान्य इच्छा को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके राजनीतिक विचार और सामान्य इच्छा एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। उनकी सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वो विवादास्पद भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही सही है, कोई उसका विरोध नहीं करता, वो विवादास्पद भी है। बहुत जन उसका विरोध भी करते हैं और बहुत जन उसका समर्थन भी करते हैं। तो समर्थन करते हुए उन्होंने निरंकुश जो लोग होते हैं, उन्होंने गलत प्रयोग किया है। जो निरंकुश लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ का जो गलत प्रयोग किया है, जनता पे अत्याचार किए हैं, तो ये सामान्य इच्छा का एक विवादास्पद मुद्दा भी बन गया कि उसका गलत प्रयोग भी हो सकता है, ठीक है। तो जोन्स ने क्या कहा? जोन्स ने सामान्य इच्छा का विचार रूसो के सिद्धांत का न केवल सबसे अधिक केंद्रित विचार था, ठीक है, मतलब जो जोन्स का भी विचार था वो सामान्य इच्छा के प्रति वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है, और ये सबसे मौलिक व रोचक विचार था। मतलब ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था और राजनीतिक क्षेत्र में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसने बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं और अपना महत्व भी दर्शाया है इस चीज़ में। रूसो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और दूसरा आदर्श इच्छा। तो अब हम लोग यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा के बारे में जानेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। तो एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा की डेफिनेशन को समझाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी कि यथार्थ इच्छा किसे कहते हैं और आदर्श इच्छा किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब है। तो ये है यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, इसे इच्छा को दो भागों में बांट दिया गया है, एक यथार्थ इच्छा है और एक आदर्श इच्छा है। यथार्थ इच्छा में क्या लिखा गया है? स्वार्थी इच्छा, अपने स्वार्थ की इच्छा या व्यक्तिगत इच्छा, और आदर्श इच्छा क्या है? जन कल्याण की भावना। तो यथार्थ इच्छा में हेडलाइन देंगे हम लोग और
लिखेंगे जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है तो उसे व्यक्ति की यथार्थ इच्छा कहते हैं, अथवा केवल अपने कल्याण के बारे में सोचना यथार्थ इच्छा है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है। ठीक है, यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एक तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित है तथा स्व विरोधी है। यथार्थ इच्छा अविवेक की प्रतीक है। ये अलग से मैंने बताया है, ये डॉक्टर आशीर्वादम में बस थोड़ा सा ही कहा है, और ये मैंने बताया है कि अगर आपको 1 मार्क्स का प्रश्न आ जाएगा कि अविवेक का प्रतीक क्या है, तो यथार्थ इच्छा है अविवेक का प्रतीक। ठीक है, तो यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। जब मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है तब वह यथार्थ इच्छा में वशीभूत होता है। जब यह इच्छा भावना प्रधान होती है जिसमें वशीभूत होकर मनुष्य विवेक से कार्य नहीं करता है, व्यक्ति की यह क्रांतिकारी इच्छा होती है और इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकीर्ण और अंतर्द्वंद से युक्त होता है। तो यथार्थ इच्छा क्या है? यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जो व्यक्तिगत इच्छा है। ठीक है, मतलब वो खुद की इच्छा, यानी कि मेरी खुद की इच्छा है और मैं सबके बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। यह मेरी स्वार्थी इच्छा है, ये कल्याणकारी इच्छा नहीं है, ये सिर्फ एक स्वार्थी इच्छा है। मैं सिर्फ अपने अच्छे के बारे में सोचूंगी, अपने बुरे के बारे में सोचूंगी, या फिर जो भी सोचूंगी सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, संपूर्ण समाज के बारे में नहीं सोचूंगी, मतलब सबकी भलाई नहीं सोचूंगी, सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। तो यह इच्छा जो होती है ये व्यक्ति की क्रांतिकारी इच्छा हो जाती है, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, तो अपने अच्छे के लिए मैं दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकती हूँ, और अगर दूसरा मेरा बुरा करेगा तो मैं उसका बुरा करने से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि ये मेरी स्वार्थी इच्छा हो गई। मुझे अपने स्वार्थ को पूरा करना है तो मैं कैसे भी करूँगी, ये मेरी इच्छा है कि मैं उसे कैसे करती हूँ। ठीक है, तो इसमें जन कल्याण की भावना नहीं होती है, ये व्यक्ति की यथार्थ इच्छा, यानी कि ये व्यक्ति की खुद की इच्छा होती है और ये बहुत प्रबल होती है। ठीक है, ये स्वार्थ से पूरी भरी हुई इच्छा होती है, यानी कि मैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी की जान भी ले सकती हूँ और उसमें पूरा वशीभूत होती हूँ, और उसमें मेरा दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं करता है और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार होती हूँ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो यही ये आदर्श इच्छा नहीं है, ये यथार्थ इच्छा है। ठीक है, तो यही डॉक्टर आशीर्वादम ने इसे क्या कहा है कि ये व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा, यानी कि जैसे मैंने बताया कि मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। ये तो समाज का विरोधी हुआ ना, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, अपने घर को देखती हूँ, दूसरों के घर को नहीं देखती हूँ। मतलब वो अपने घर में कुछ भी करे, मैं अपने घर में कुछ भी करूँ, और वो तो बात अलग है, लेकिन अगर वो समाज में कुछ भी करते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। इसलिए उन्होंने इसे क्षणिक एक तुच्छ इच्छा भी कहा कि ये बहुत छोटी इच्छा है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी भलाई के लिए दूसरों को भी जान ले लेना, ये बहुत तुच्छ सोच है और ये बहुत क्षणिक इच्छा है। ये बिल्कुल भी एक अच्छी इच्छा नहीं है, ये सब विरोधी इच्छा है, यानी कि दूसरा का विरोध करती है। मैं अपने कल्याण के लिए सोचूंगी, दूसरों का कल्याण मैं नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा सोचूंगी कि सिर्फ मेरा ही कल्याण हो, दूसरा का कल्याण ना हो। ठीक है, मैं क्यों चाहूँगी कि दूसरे अच्छे बने या फिर अच्छा हो उनके साथ, तो ये मेरी तुच्छ इच्छा हो जाएगी और ये मेरी सब विरोधी इच्छा हो जाएगी, क्योंकि मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। तो यही है यथार्थ इच्छा। तो अब हम लोग समझेंगे आदर्श इच्छा। जब व्यक्ति समाज की भलाई कल्याण के लिए सोचता है तो उसे आदर्श इच्छा कहते हैं, अर्थात जन कल्याण की भावना रखने वाली इच्छा को आदर्श इच्छा कहते हैं। आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। यह वह इच्छा है जो विवेक, ज्ञान और सामाजिक हित पर आधारित होती है। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामंजस्य हित की प्रधानता होती है। तो आदर्श इच्छा क्या है? ये व्यक्ति की समाज की भलाई वाली इच्छा है। ठीक है, ये जन कल्याण की इच्छा है। ठीक है, ये सिर्फ मनुष्य अपने बारे में नहीं, ये सबके बारे में सोचता है, यानी कि मैं इस काम को करूँगी तो दूसरों का भी भला होगा। मैं ऐसा ही काम करूँगी कि सिर्फ मेरा ही भला ना हो, दूसरों का भी भला हो, या फिर मैं ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे कि दूसरों को नुकसान हो। तो ये क्या हो गया? ये मेरी आदर्श इच्छा हो गई कि मैं दूसरों के बारे में भी सोच रही हूँ कि मेरे ये काम करने से दूसरों को परेशानी होती है, तो मैं ये काम नहीं करूँ। तो ये मेरी आदर्श इच्छा हो गई, जिसमें मैं दूसरों के बारे में भी सोच रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोच रही हूँ कि मैं ये काम करूँगी तो मुझे तो एटलीस्ट भला होगा ना, दूसरों को भला हो चाहे ना हो, तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। ये मेरी आदर्श इच्छा है
कि मैं समाज के कल्याण के बारे में सोचूंगी, समाज के भलाई के बारे में सोचूंगी, जन कल्याण की भावना रखती हूँ मैं, ठीक है। मतलब आदर्श इच्छा ऐसे ही भावना को रखता है, जन कल्याण की भावना को रखता है। यह मानो कि वही इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण है, ठीक है। इसमें विवेक, ज्ञान और सामाजिक हित पर आधारित होता है, ठीक। इसमें मनुष्य स्वयं के हित को सामाजिक हित से अभिन्न मांगता है, क्योंकि उसकी स्वयं की इच्छा समाज के लिए भलाई हो ये जरूरी तो नहीं, इसलिए वह स्वयं की इच्छा को सामाजिक हित का अभिन्न अंग मानता है कि इसकी वही इच्छा को वो जोड़ देगा जिसमें समाज का भलाई हो, ठीक है। संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। वो खुद के लिए कुछ कार्य नहीं करने पे ज़्यादा ध्यान देगा, वो संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करेगा जिससे सभी को भलाई हो, सिर्फ उसे भलाई ना हो। तो यही व्यक्ति की आदर्श इच्छा है जिसमें सबके बारे में सोचा जाए, ठीक है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जाए, पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचा जाए। तो इसके बाद रूसो ने सामान्य इच्छा को कैसे डिफाइन किया है, ये इच्छाओं को दो भागों में बांट दिया था, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। तो अब रूसो ने सामान्य इच्छा में क्या कहा है, आप लोग ये भी लिख सकते हैं सामान्य इच्छा किसे कहते हैं, तो आएगा ये भी लिख सकते हैं कि सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं की सामूहिक समूह को सामान्य इच्छा कहते हैं। यानी कि सभी व्यक्तियों की जो आदर्श इच्छा है उसके योग को सामान्य इच्छा कहते हैं। यह व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा होती है जो स्वार्थहीन और कल्याणकारी होती है, और यह इच्छा व्यक्ति में स्थायी रूप से निवास करती है। सामान्य इच्छा का एक और डेफिनेशन क्या हो गया कि यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का योग है, ठीक है। ये सामान्य इच्छा क्या है, सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का योग है, ठीक है। सामान्य इच्छा समाज के व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है। यह मानव की इच्छाओं का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर हो। सामान्य इच्छा निष्काम होती है, इसका उद्देश्य हमेशा ही सामान्य हित होता है। इसका संबंध सार्वजनिक बातों से होता है, व्यक्तिगत बातों से नहीं, और सामान्य हित की बातों में यह हमेशा जन सेवा और लोक हित के भाव में प्रभावित होती है। यदि समाज के सदस्य सामान्य हित की समस्याएं पर व्यक्तिगत अथवा किसी वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो उसका परिणाम सामान्य इच्छा नहीं हो सकता। रूसो का कहना है सामान्य इच्छा समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ इच्छा का योग है, अतः वह सर्वसाधारण की पूर्ण प्रभुत्ता संपन्न इच्छा है और इस इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य इच्छा की मैंने जैसे बताया कि उसमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, उसमें सबके बारे में सोचना है। ये आदर्श इच्छाओं का योग है, तो ये आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा बन गया, इसमें अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचना। और ये बहुत श्रेष्ठ इच्छा है कि हम सबके बारे में सोचते, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। इसमें जन कल्याण तो होगा ही अगर हम सबके बारे में सोचेंगे तो, और इस इच्छा का पालन करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इस इच्छा का पालन नहीं करेंगे तो जन कल्याण नहीं होगा और हमारे समाज में फिर अच्छे से समाज नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूसो का सामान्य इच्छा। तो सामान्य इच्छा का निर्माण अब हम लोग पढ़ेंगे, सामान्य इच्छा की निर्माण की प्रक्रिया अब हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य इच्छा की निर्माण की प्रक्रिया, सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया सर्वसाधारण की इच्छा से प्रारंभ होती है। व्यक्ति समस्याओं को सबसे पहले अपने स्वयं की दृष्टि से देखता है, जिससे उसकी यथार्थ और आदर्श इच्छा दोनों इच्छाएं शामिल होती है। यदि कोई समाज सभ्य और सुसंस्कृत हो और उसे नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों के स्वार्थमय, अशुद्ध तथा अनैतिक भाग समाप्त हो जाता है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। सामान्य इच्छा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मनुष्य में निहित होती है और सामान्य इच्छा के निर्णय शुभ और आदर्श होते हैं जिसका पालन सभी व्यक्ति करता है। तो सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे हुआ, सर्वसाधारण की इच्छा से हुआ, ठीक है। मतलब ये मनुष्य सिर्फ अपने बारे में नहीं, अगर मनुष्य कोई चीज़ को देखता है, किसी मामले को देखता है तो वो अपने दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों इच्छाएं शामिल होती है। लेकिन अगर वो सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रख के देखता है तो उसमें एक आदर्श भावना उत्पन्न होती है कि हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। तो ये इच्छा का निर्माण ऐसे होता है। आप लोग डेफिनेशन को और अच्छे से पढ़ के भी समझ लेना और अपने तरीके से भी और अच्छा बना के लिख लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य इच्छा का महत्व। सामान्य इच्छा का महत्व, रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अनेक महत्व है। रूसो की सामान्य इच्छा ने आदर्शवादी विचारधाराओं की नींव डाली है, जिसको आधार मानकर राज्य का मुख्य आधार बल को नहीं अपितु इच्छा को माना है। इसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि राज्य का उद्देश्य किसी एक वर्ग का नहीं अपितु पूर्ण समाज का हित करना है, क्योंकि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामाजिक हित अधिक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है। इस प्रकार इस सिद्धांत ने व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को अधिक महत्व प्रदान किया है।
यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करके उसे प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करता है और इस प्रकार उन दोनों के बीच की विषमताओं का अंत कर एकता को सुदृढ़ नींव पर स्थापित करता है। यह हमें सिखाता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है, इसलिए राज्य के प्रति हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत का ही स्वाभाविक विस्तार है। तो ये जो सिद्धांत है सामान्य हित का, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, उसका महत्व क्या है कि वे व्यक्ति और समाज के बीच कैसा संबंध स्थापित करता है, शरीर और उसके अंगों के समान। ठीक है, ये व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामाजिक हित अधिक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ इच्छा है और उत्कृष्ट इच्छा है, जिसका पालन सभी मनुष्यों को करना चाहिए और ये हमें प्राकृतिक अधिकारों की भी रक्षा देता है और ये उसके पालन करने की भी बात करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये सामान्य इच्छा का महत्व है। अब हम लोग देखेंगे सामान्य इच्छा की विशेषता। सामान्य इच्छा की विशेषता होती है जो निम्न प्रकार की है। सामान्य इच्छा का प्रमुख लक्ष्य उसकी एकता और अखंडता है। जैसा कि स्पष्ट है कि सामान्य इच्छा की विशेषता है कि विभिन्नता में एकता स्थापित की जाए, इसलिए विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। सामान्य इच्छा का स्थायी और शाश्वत है। यह किसी भी प्रकार के भावनात्मक आवेगों का परिणाम नहीं होता है, बल्कि मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होता है। इस कारण यह लोगों के चरित्र का अंश बन जाता है। इसका कभी भी अंत नहीं होता और यह कभी भ्रष्ट नहीं होती। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये कभी अंत नहीं होती और यह कभी भ्रष्ट नहीं होती और इसका उद्देश्य ही है जन कल्याण करना। ठीक है, और इसका चरित्र भी बहुत अच्छा है, मानव स्वभाव को भी बहुत अच्छा बनाता है। तो ये इसकी विशेषता ही हो गई। तो तीसरा पॉइंट हम लोग विशेषता में पढ़ेंगे सामान्य इच्छा की एकता। विशेषता यह भी है कि सामान्य इच्छा संप्रभुता आधारी है। ठीक है, जो सामान्य इच्छा वो संप्रभुताधारी, संप्रभुता के समान ही यह अविभाज्य और निरपेक्ष है। प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा में निहित है और इसका परिणाम है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार संप्रभुता को सामान्य इच्छा से अलग कर पाना असंभव है। तो ये इसकी विशेषता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी मनुष्य से उसकी आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो संप्रभुता है, जो प्रभुसत्ता है, उसे मतलब सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो प्रभुसत्ता है वो जन कल्याण की भावना को तो सोचेगा ही, क्योंकि उसको बनाया ही इसलिए गया है कि वो जन कल्याणकारी भावना रखे और जन कल्याण को बढ़ावा दे। तो उस दोनों को अलग करना असंभव है। तो ये इसकी विशेषता है। संप्रभुता भावना और आवेगों के ऊपर नहीं बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित होती है। यह चित्रपूर्ण इच्छा होती है। यह सदैव शुभ, उचित और कल्याणकारी होती है और हमेशा जनहित के उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। यह सबकी श्रेष्ठ आदर्श शिक्षाओं का योग होती तथा सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती। रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सदैव विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती हैं। क्योंकि ये आदर्श शिक्षाओं का योग है तो ये विवेकपूर्ण और न्याय योगी ही होगी, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है जन कल्याण करना और समाज को बढ़ावा देना, समाज में अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना और ऐसे कार्यों का सहयोग करना जो सभी मनुष्यों को ध्यान में रखे, सभी मनुष्यों को हित को ध्यान में रखे। तो ये भी एक इसकी विशेषता है कि ये एकदम न्याय संगत और विवेकपूर्ण होती है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो पांचवा विशेषता इसमें क्या है, सामान्य इच्छा स्थायी होती है और इसका उद्देश्य सदैव सामान्य हित होता है। साथ ही साथ यह सामान्य हित की बातों में लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होती है। इसका उद्देश्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। तो इसका उद्देश्य तो संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है और ये स्थायी होती है और ये सदैव ही सामान्य हित ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसमें लोक कल्याण की जो भावना होती है बहुत तीव्रता से होती है उपस्थित। ठीक है, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता या कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। तो इसी सामान्य इच्छा की ये भी विशेषता है। तो 5 विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं सामान्य इच्छा में। और सामान्य इच्छा ऐसा नहीं कि कोई इसकी आलोचना नहीं करता, सामान्य इच्छा की आलोचनाएं भी हुई हैं, बहुत लोगों ने इसकी आलोचनाएं की और बहुत इसमें कमियां भी देखी गई हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कमियां भी होती हैं और उसमें अच्छाई भी होती हैं। तो ये जो विचार है इसमें भी कमियां देखी गई हैं और सामान्य इच्छा की आलोचना भी की गई है। तो सामान्य इच्छा की आलोचना पढ़ेंगे अब हम लोग। यह एक अस्पष्ट सिद्धांत है, क्योंकि जब सामान्य इच्छा का पता ही हमें रूसो नहीं दे सकते हैं तो सिद्धांत के प्रतिपादन से क्या लाभ। हालांकि रूसो ने सामान्य इच्छा के संबंध में बहुत कुछ कहा है, फिर भी वह अपर्याप्त है, क्योंकि सामान्य इच्छा सिद्धांत की खुद की कोई परिभाषा नहीं है। यह सिद्धांत यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छाओं की परिभाषाओं पर आधारित है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत को रूसो ने अंधेरे में छोड़ दिया है, जहां हम उसके संबंध में
अच्छा तरह से विचार भी नहीं कर सकते। यदि एक हद तक इस सिद्धांत पर विश्वास भी कर लिया जाए तो सामान्य हित का निर्धारण छोटे राज्यों में भले ही संभव हो पाए, परंतु बड़े राज्यों में यह असंभव है। जहाँ संसदीय शासन है वहाँ सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। इसलिए यही कारण है कि ऐसे शासन में बहुसंख्यक लोग के सामान्य प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा ना तो बढ़ सकती है और ना ही वह दूर की जा सकती है, यह असंसदीय है। तो इसमें क्या आलोचना है कि ये बहुत ज़्यादा अस्पष्ट परिभाषा हो गई, क्योंकि जब रूसो सामान्य इच्छा के बारे में कहते ही नहीं और वो सामान्य इच्छा के बारे में कहते हैं कि वो आदर्श इच्छाओं का बना योग है, ठीक है, उनके योग से बना हुआ है, तो कोई सामान्य इच्छा का पूरा सिद्धांत वो अच्छे से नहीं दे पाए हैं, ठीक है। उनकी सामान्य इच्छा के जो ये विचार है वो पूरी तरह से अच्छे से वो व्यक्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो खुद भी की कोई परिभाषा नहीं रखता है। ये यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छाओं से परिभाषित होता है, ठीक है, इसकी खुद की कोई परिभाषा नहीं है। तो क्या हो गया, इसे अंधेरे में छोड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि इसकी खुद की तो कोई परिभाषा ही नहीं, कि दूसरों से मिल के बना हुआ है। तो ऐसा तो लग रहा है कि इसे कहीं छोड़ दिया गया अंधेरे में। तो यही इसकी आलोचना में आ जाएगा कि एक हद तक तो ये सिद्धांत ठीक है, अच्छा है कि सबका जन कल्याणकारी भावना रखता है, लेकिन ये कहाँ पे उचित होगा, जहाँ पे कम संख्या के लोग होंगे, जहाँ पे सब एक दूसरे के बारे में सोच सकेंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो सबके विचार भी ज़्यादा हो जाएंगे और वो सब एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये छोटे राज्यों में सीमित हो सकता है, लेकिन बड़े राज्यों में ऐसा सीमित नहीं हो सकता कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व संभव हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण सामान्य इच्छा सब में लागू नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है कि ये सामान्य इच्छा ना ही बढ़ सकती है और ना ही दूर की जा सकती है, तो ये भी एक प्रकार का आलोचना हो गया कि ये ना ही बढ़ सकती है और ना ही दूर की जा सकती। तो ये भी हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि जब सामान्य इच्छा के सिद्धांत ही रूसो ने नहीं प्रतिपादित किया है और ये आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा के बीच में ही हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे सामान्य इच्छा के मतलब जो परिभाषा है उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सामान्य इच्छा के बारे में। हम लोगों ने इस टॉपिक में सामान्य इच्छा की आलोचना, उसकी विशेषता, महत्व और निर्माण प्रक्रिया सब पढ़ ली है। अगर कुछ और जानना हो इसके बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या जानना है, या फिर आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता सकते हैं कि जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना या नोट्स चाहिए। अगर आपको मेरे समझाए हुए समझ में नहीं आते तो आप लोग मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ईजी नोट्स है और आप लोग इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या अपने शब्दों में भी समझ सकते हैं। और अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये डेफिनेशन अच्छा था, और इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स मिलते ही रहे। और अगर कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो उस टॉपिक को भी कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकूं और समझा सकूं।